वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से, और जो गुज़िश्ता रोज़ एकदम ऐसे लगा जैसे जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो ना सिर्फ नाराज़ हैं बल्कि एक साथ ही उन्होंने ये शिकवा भी किया और पब्लिक भी किया अपनी नाराज़गी को। इसमें हम जिक्र कर सकते हैं MQM का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और आज़ाद रुकन जो हैं असलम भूटानी साहब, उन्होंने भी कुछ गिले शिकवे किए पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान। MQM की अगर हम पहले तफसील से बात करें तो 2 रोज़ कबल जो सिंध है वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से उनका पहला फेज़ हुआ और MQM ऑब्वियसली डिड नॉट डू वेरी वेल इन द इलेक्शंस। इतने अच्छे रिज़ल्ट्स उनके लिए सामने नहीं आए, तो उनकी तरफ से ना सिर्फ सिंध हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत ने धांधली की है, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी शिकवा किया कि जो सिंध की हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उस माहदे की पासदारी नहीं कर रही जो MQM से साइन हुआ था, जिसमें मैंडेट का एहतराम भी जो था उस पर भी इत्तफाक किया गया था। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब जो है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ की काफ़ी उस पर बहस मुबाहिसा भी हो रहा है, बार बार उसका वो हिस्सा जो है मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो धांधली है और जो मुआहदे की पासदारी का मामला है, इस पर इसके बावजूद वो एहतजाज कर रहे हैं, मगर नरम लहजे में ये एहतजाज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो कोई सख्त लहजा इख्तियार करे। इससे पहले भी MQM के जो रहनुमा हैं वो ये बात कर चुके हैं कि जो मुआहदा है ख़ास तौर पे उसके ऊपर इतनी तेज़ी से अमल नहीं हो रहा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो ये भी बार बार याद करवाते रहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो गिरी है और मौजूदा हुकूमत बनी है तो उसमें MQM का एक बहुत अहम रोल रहा है। इसके साथ साथ कराची में वैसे भी जो लोड शेडिंग है उसके मसले की वजह से भी लग रहा है कि सूरत हाल कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। लोड शेडिंग के तवील दौरानिए की वजह से काफ़ी इलाकों में जो आवाम है वो एहतजाज कर रही है, टायर भी जलाए जा रहे हैं, सड़कें भी ब्लॉक की जा रही हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज़वारी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मैरिटाइम अफेयर्स, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान, और मुबशर ज़ैदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे कॉलीग हैं, एंकर पर्सन हैं डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। सर ये बताइएगा कि ये जो अब वसीम अख्तर साहब की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑब्वियसली एक इशू भी ऐसा था जो कुछ हुआ बल्दियाती इंतखाबात में, जिस तरह की वीडियो सामने आए, पर सर क्या हम ये समझें कि जो आपकी इस वक्त ताल्लुकात है उसके अंदर ये कोई मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या कुछ इधर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े हैं, या जैसे आप लोग पहले भी एहतजाज कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं रजिस्टर कर रहे थे, दिस वाज जस्ट अनदर वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स? जी बहुत शुक्रिया साहब जी। मेरे ख्याल में दर्जा हरारत तो बढ़ा है, और दर्जा हरारत इसलिए भी बढ़ा है कि न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी की सियासी समझबूझ का भी इम्तिहान था ये बल्दियाती इंतखाब, उनकी इंतजामी सलाहियतों का भी, और इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान था। और हम ये समझते हैं कि सूबे सिंध की तमाम जमातें मां सिवाय पीपल्स पार्टी के सब इस हवाले से बहुत शाकी हैं जो कुछ हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन से जनवरी के महीने से उनके सामने हम दरख्वास्त गुजार हैं कि हल्का बंदियां जो हुई हैं गलत हुई हैं, मरदमशुमारी के बगैर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जब तक निज़ाम कानून ना हो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इसी मुल्क में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब कई महीने डिले कर दिए गए, जबकि वहाँ निज़ाम कानून का भी मसला नहीं था। इसी मुल्क के तूल व अर्ज में बलूचिस्तान से भी आवाजें उठ रही हैं, हल्का बंदियों के हवाले से लोग परेशान हैं। तो बजाय इसके कि ऐसी हल्का बंदियां की जाएं कि जो दुरुस्त हो, कानून के ताबे हो, जमीनी हकाइक से मुनासबत रखती हो, ऐसा कानून हो जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्टिव दे चुकी है। जाने क्यों इलेक्शन कमीशन ने इतनी जल्दी से इलेक्शन करवाए, और इतने भोंडे, इतने बेहुदा तरीके से करवाए कि पहले तो हम सियासी जमातों पे इल्जाम लगता था ना, हम पे मुखालिफ लगाते थे, हम मुखालिफिन को ठप्पे लगा रहे हैं,
इस दफा तो पुलिस ठप्पे लगा रही है और इलेक्शन कमीशन सत्तू पीकर सो रहा है। तो सर वो पुलिस अगर ठप्पे लगा रही है तो आप किस तरह, मतलब कि आपको ये तो मालूम होगा कि पुलिस किसके लिए काम करती है, कौन उसको ऑर्डर्स देता है? जी यकीनन सिंध हुकूमत की, तो मैंने कहा ना कि जो इंतजामी अच्छा और सर, सियासी सूझबूझ है उस पे बड़ा सवालिया निशान उड़ गया है। अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि इतने ज्यादा एतराजात, हल्का बंदियों पे आपके एतराजात, कानून पे आपका एतराज, मुआहिदा इतने फैनफेयर से हुआ, कोई भी कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी नहीं की लगता है? देखिए जहाँ तक कानून साजी है उस पर तो उनके साथ बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, हमने अपना मुस्तबिद कानून को दे भी दिया और उसमें बहरहाल लेथार्जी है, डिले है, और जो दीगर निकात हैं उस माहदे के, क्योंकि बहुत सामने कैसे हैं, यानी कोटा सिस्टम पे एक कमीशन बनाना, जाली डोमिसाइल की रोकथाम के लिए कमीशन बनाना, मतरूका जो अमलाक हैं उसकी मॉनिटरिंग कानून के हिसाब से करना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन देना, ये सारे के सारे अभी तक हाल तलब हैं। मैं अभी तक नियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो हमारे मुआहदे के नाक़दीन हमें रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी किसी नुक्ते पर अमल नहीं करेगी, मैं नहीं चाहता कि मैं उस सम्त में सोचूं। लेकिन अब इम्तहान ये है कि जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने हमसे वादे किए, हमसे मुराद अली शाह साहब ने वादे नहीं किए, हमसे शर्जील मेमन साहब, नासिर शाह साहब ने वादे नहीं किए, बिलावल साहब ने वादा करके दस्तखत किया, उस पर शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, दीगर सियासी अकाबीन के दस्तखत है। तो देखना ये है कि मुल्क की जो इज्तिमाई सियासी दानिश है वो भी दस्तखत करके अगर अवाम के सामने फिरेंगे तो फिर कराची वाले सोचेंगे कि ठीक है जनाब, इमरान खान साहब ने मुआहिदा करके देख लिया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, बाकी सियासी क़यादत से मुआहिदा करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके माने ये हैं कि प्रॉब्लम जो है वो MQM की सियासी समझबूझ में नहीं है, प्रॉब्लम बजाय खुद बेचारे कराची का। बिल्कुल ठीक जी। मुबशर साहब, सर आपने सुनी फैसल साहब की गुफ्तगू, फिर वही आई मीन क्या हम शिकायत करें या क्या हम शुड वी बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट हैपेंड इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, या हम ये कहें कि अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे MQM वाले, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था, जो मुझे लग रहा है MQM जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि अगला जो मरहला है वो कराची और हैदराबाद में होना है, जहाँ MQM जो देही सिंध है वहाँ खासी हद तक वैसे ही सबसाइड हो चुकी थी, और जो पीपल्स पार्टी की नवाब शाह में इनकी सीट्स आती हैं, खास में थे वो थोड़ा बहुत था, लेकिन लेटली जो इन्फ्लुएंस JUI फे का हुआ है, सक्खर से लेके अगर आप कश्मीर जैकबाबाद तक देख लें, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद JUI फे जो है जमीयत उलमा इस्लाम वो ज़्यादा सीटें ले जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस तरह का क्लीन स्वीप किया है, यानी तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पीपल्स पार्टी के पास, तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ पीपल्स पार्टी के पास, मेजॉरिटी यानी 95% टाउन कमेटीज़ भी उनके पास है, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो फर्दर ग्राउंड उन्होंने गेन किया है। और अगर आप देही सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतज़ामी मशीनरी को देखें तो बिल्कुल उन्होंने हेल्प की है इस प्रोसेस में। बहुत सी जगह जहां मुखालफिन के वोट थे वहां जानबूझकर पोलिंग को स्लो किया गया, और जहां उन्हें यकीन था वहां फास्ट ट्रैक पे किया गया। ये हमारे इलेक्शन में होता है। कोई अगर तो फिर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये मतलब कि MQM की तरफ से एक वो जो कहते हैं ना कि वार्निंग है, हाँ, कि अब हमारे इलाकों में इस तरह की हरकत मत करिएगा, इवन दो यू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में MQM इज मोर वरीड विद द रिजल्ट्स के ये शहरों में अगर रिफ्लेक्ट हो गए, कराची और हैदराबाद के अंदर, तो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ऑलरेडी आपने देखा 240 के जो ज़िमनी इंतखाब में जब लंदन वाली MQM का बाइकआउट का बहरहाल एक असर पड़ा, और PTI ने भी बाइकआउट कर दिया। सर ये जो बात मुबशर साहब ने बड़ी अहम की है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, आप लोग तैयार कर रहे हैं सबको कि अब बस ठीक है अपने तरफ तो कर लिया, अब हमारी जब बारी आए तो ऐसे ना करना। नहीं, ये भी शायद नुक्ता हो सकता है हमारे कहीं ताशऊर में मौजूद हो, लेकिन जो सामने की बात है हम तो उस पर तनकीद कर रहे हैं, जो कुछ होता हुआ नजर आया है। अच्छा, सिर्फ MQM कर रही होती प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो समझ में आ जाता, जमीयत उलमा इस्लाम हो, PTI हो, GTA हो, कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसने इंतखाबात में हिस्सा लिया हो और वो इसके हवाले से शिकायत ना करें। नहीं बट फैसल साहब, तो फिर अब सवाल ये है कि आप लोगों की और भी तो शिकायत है सर, आज वजीर आजम साहब से भी मुलाकात होनी है, तो अब ये सिर्फ आप इलेक्शंस के हवाले से अब उनसे बात करेंगे, यही इस किस्म की गारंटीज लेंगे, या जो आपके बाकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं
वो भी अब ज्यादा संजीदा हो गए बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस? नहीं, मेरे ख्याल में जब वजीर आजम साहब से मिलेंगे तो दीगर मामला पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहरहाल सामने की चीज ये है, क्योंकि देखिए मुझे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी अक्सरियत की सबको ही तवक्को थी, लेकिन जरूरी था कि वो 570 से 590 सीटों की जानिब जाएं इस तौर के ऊपर कि जहां पुलिस छप्पे लगा रही हो, पुलिस ही बैलेट बॉक्सेस लेकर भाग रही हो, उनके कारकुनान को भी ये करने की जहमत नहीं पड़ी। तो हमारा ये कहना है कि इस तरह की हरकतों से ये एक नाजुक लेकिन इंतहाई अहम कोलिशन है जो कि बड़े सियासी मसाइल से नबरदाजुमा है। सब के सब अपना पॉलिटिकल कैपिटल अर्न कर रहे हैं इस संजीदगी के साथ कि चलिए ठीक है, इस 1.25 साल में मुल्क को जिस दुरुस्त समत में डालने की कोशिश का आगाज होना चाहिए हम कर पाए, अपनी सियासत बाद में देख लेंगे। उसमें जाएंगे छोटी छोटी इरिटेंट्स आएंगे, अगर इस तरीके से अब बल्दियाती इंतखाबात मुनसिफाना करवा लेते तो भी शायद पीपल्स पार्टी ही जीतती अंदरून से, लेकिन जब आप गैर मुनसिफाना करेंगे हल्का बंदियों पर, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही सुनवाई नहीं करेगा, उनके प्रेजाइडिंग अफसरान एक्ट करेंगे कि वो जनाब वो सिंध हुकूमत के ही अफसरान हैं, इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लोग परेशान होते हैं और वो फिर सवाल उठाना शुरू तो सर यही इरिटेंट है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका जो रवैया रहा ICP का, इनको आप छोटा इरिटेंट कह रहे हैं, और बाकी जो इश्यूज हैं उनको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बाकी इश्यूज तो है ना, वो भी नहीं, छोटे इरिटेंट्स हैं वो भी नहीं, ये सब कुछ मिल के एक ओवरऑल सिचुएशन बनाते हैं ना, यानी एक सर्टेन परसेंटेज है मुख्तलिफ इशूज की। मेरे नजदीक लोकल गवर्नमेंट का कानून एक पोटेंट लोकल गवर्नमेंट जो कि आइन के आर्टिकल 140 की रोशनी में हो, जैसा कि उस मुआहदे में दर्ज है, जिस पर दस्तखत है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, वो सबसे अहम मसला है, उस पर पेशरफ्त हो। इसी तरीके से यहाँ की मुलाजमतों की मुनसिफाना तकसीम हो, इसी तरीके से और जो दीगर मामला हैं, ये इन सब पर अमल होता हुआ नजर आए, इन सब पर अमल होता हुआ नजर नहीं आएगा। माफ करिएगा, ब्रेक लेनी है, ये बता दीजिएगा क्या कोई डेडलाइन आपके पास है क्या, मतलब कि इज देयर अ टाइम जब आप कहेंगे कि बस अब हमारी बस हो गई, जिसको हम कहते हैं ना? देखिए अभी तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिलते हैं वजीर आजम साहब से भी, और एन मुमकिन है पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी आने वाले दिनों में मुलाकात हो, सही, फिर उस मुलाकात के बाद ही हमें अंदाजा होगा। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आए मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुबशर ज़ैदी साहब से, और हम उनसे बात करेंगे जो सारा MQM की तरफ से और बाकी इत्तेहादियों ने भी जो आवाज़ उठाई है, और एक ही दिन में लगा कि जैसे सभी ने अपने गिले शिकवे जो हैं वो किए हुकूमत से। जी मुबशर साहब, आई मीन MQM इज स्टिल ट्राइंग टू जो कहते हैं ना कि शोर भी कर रहे हैं मगर वो कोई कुछ कहना भी नहीं चाह रहे, ये मतलब कि आपका ख्याल है कि उनको अभी भी उम्मीद है कि अगर वो इस तरह सिर्फ नर्म लहजा जो वसीम साहब बात करेंगे तो उनको कुछ मिल जाएगा इस स्टेज पे? देखिए MQM का तो सर्वाइवल का मसला है। मुझे ये लगता है कि MQM का फ्यूचर, इस MQM का कम से कम कराची में उतना नहीं है, और वक्त के साथ साथ जो है ये और ख़त्म होती जाएगी। तो ये तो मैटर ऑफ ईयर्स होगा कि आप शायद MQM पाकिस्तान नाम का कोई शायद वजूद ही ना हो कराची में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। पाक सरजमीन पार्टी भी आई है, लेकिन उसका भी आप देख रहे हैं कि देयर स्ट्रगलिंग। तो अभी जो कराची के अंदर है वो मेन, अभी भी मैं कहता हूँ कि PTI अगर नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे देखा जाए PTI है, या अब पीपल्स पार्टी ने कुछ इनरोड्स बनाई है, मुर्जा को एडमिनिस्ट्रेटर बना के उन्होंने ट्राई किया है, मगर ये जो मेन क्वेश्चंस हैं मरदमशुमारी का, कराची में सारे कहते हैं कि जी 2.25 करोड़ जो आबादी है कम से कम 3 करोड़ है, तो उसको काउंट करना चाहिए, और उसमें जमात इस्लामी भी, तमाम जमातों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। वो तो ज़ाहिर है अदालत फ़ैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा, लेकिन MQM अभी तक जो है इस सारे उसमें मुझे ये लगता है कि वो एक तो उनके गवर्नर का मसला भी फंसा हुआ है, आपको पता है सारे ही तो मुबशर साहब मसले सारे, मतलब कि ना तो कानून उनकी मर्जी का बना ना वो हुआ, तो वो मुझे अभी तक तो अगर हम इमीडिएट बात करें तो सवाल तो फिर यही है कि ये अब कितना इसको
کیا سچمچ ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم کی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ کسی دن یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں اس اتحاد کو کیونکہ یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پائے، یا آپ کے خیال میں جب وہ شہباز شریف صاحب سے ملیں گے تو جو وزیر اعظم ہے وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ ڈال سکے؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جس اشارے پہ اس طرف آئی تھی اس اشارے کے بغیر وہ اس حکومت کو نہیں چھوڑ سکتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہوگا۔ ہاں ظاہر ہے وہ گیم تو زرداری صاحب تو اس میں جو ساری گیم ہوئی ہے اس میں لیڈ تو انہوں نے لی ہوئی تھی، تو ان کو پتہ ہے، وہ بار بار ملتے ہیں، وہاں میٹنگز ہوتی ہیں ایم کیو ایم کی، ریگولرلی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر جس طرح نسرین جلیل کے نام پہ اعتراض کر دیا گیا، حالانکہ وہ عجیب سا اعتراض ہے، ایک لیٹر جو لکھا گیا اور وہ اس کی کیا کوئی ویلیو اب رہ گئی ہے، مگر یہی چیز ہے، ایم کیو ایم کو اس بات کا اندازہ ہے، پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اگر کسی طرح سے بائیک آؤٹ کرتی ہے، یہ یہاں سے بھی ہٹ جاتی ہے تو نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی۔ ابھی یہ ہوگا آپ کے خیال میں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہیں جا سکتے جیسے عمران اسماعیل صاحب ان کو آفر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ان کا اور قاف لیگ جو ہے مور لیس یہی تھا، قاف زیادہ، اس قاف تو پھر سپلٹ ہو گئی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی، وہ کم از کم میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہے بغیر جو ہے وہ سپلٹ ہوں گے۔ صحیح، اور اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کمفرٹیبل رہے گی۔ بٹ آپ کے خیال میں کیا یہ شہباز شریف صاحب پہ زیادہ پریشر اس کی وجہ سے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ بیکاز آبویسلی وزیر اعظم وہ ہیں، انہوں نے بھی معاہدہ سائن کیا ہوا ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو فرق نہیں پڑتا تو شہباز شریف صاحب کو شاید کیونکہ وہ ایک ذرا وہ گارنٹر ہے نا، وہ گارنٹر ہے، اسٹیٹسمن بننے کی بھی کوشش کریں گے۔ ڈو یو تھنک دیٹ کین میک اے ڈفرنس؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وہ ظاہر پریشر رکھیں گے اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو یہ دکھانا ہے، ایم کیو ایم نے ایکٹ کرنا ہے ٹل الیکشنز کہ ہم ڈیفائنڈ بھی ہیں اور ہم پرنسپل پالیٹکس کرتے ہیں، حالانکہ بچے کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پرنسپل پالیٹکس کی ہے وہ کیا تھی، مگر دے وانٹ ٹو ایٹ لیسٹ اپنے ووٹ بینک کو وہ یہ یقین دلاتے رہیں گے کہ نہیں ہم جو ہے ووٹ بینک کی بات پہ یقین کر رہے ہیں ان کی، جیسے آپ خود کہہ رہے بچے کو معلوم ہے تو وہ کس کو؟ آپ یہ دیکھیں نا 240 کا جو ضمنی ہوا ہے اس میں جو ووٹرز کی پارٹیسپیشن تھی وچ واز لیس دین 10%، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا بندہ وہاں جیت تو گیا ہے لیکن بالکل منیمل اس سے جیتا ہے، تو اور وہاں اس وقت پی ٹی آئی نے نہیں تھی، الطاف نے بائیک آؤٹ کروا دیا، تو یہ فیکٹرز جو ہیں بہت کاؤنٹ کریں گے، اور ایم کیو ایم کو شاید یہ بات پتہ ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی حالت میں اس وقت تک جڑے رہنا ان کے مفاد میں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ ناؤ بلانگس ٹو پیپلز پارٹی، نو ادر پارٹی کین چیلنج، اور جو کچھ وہ لے سکتے ہیں کوئی کنسیشن اپنے ووٹ بینک اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی حد تک وہ پیپلز پارٹی سے ہی لے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت میں یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کی ایک اور اتحادی سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک اور حکومتی اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کا ذکر کریں گے۔ ان کی طرف سے بھی کچھ گلے شکوے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے پارٹی کے خالد مغزی صاحب، انہوں نے یہ گلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کو اب اس کے اتحادی اچھے نہیں لگ رہے اور بالکل توجہ نہیں دے رہی حکومت جو ہے اتحادیوں کو۔ خالد مغزی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، حکومت اپنا رویہ اگر چاہے تو تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ حکومت نے انہیں وزارت دینے کا اعلان تو کیا مگر ابھی تک کوئی پورٹ فولیو نہیں دیا۔ اس سے پہلے باپ پارٹی جو ہے وہ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی بھی اتحادی رہی، مگر بہت سی شکایات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد جو ہے اپنا توڑا۔ اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے خالد حسین، پارلیمنٹری لیڈر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ مغزی صاحب، سر آپ کی جو آبویسلی تقریر ہے جس میں آپ نے بہت تنقید بھی کی حکومت پر، بہت اس پہ چرچا ہو رہا ہے سر، کیا ایسے ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اتنی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سخت تقریر کی؟ السلام علیکم، تھینک یو شو پہ کال بلانے کا، یہ اپنا ٹیکنگ می آن بورڈ۔ یہ تنقید برائے تعمیر تھی، یہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ تھوڑا ویک اپ کال ہوتا رہتا ہے۔ دس از پارٹ آف پالیٹکس، دس از پارٹ آف پارلیمانی سسٹم۔
इत्तेहादी जो होते हैं वो दिस इज हाउ दे रन, वो दे वक्तन बवक्तन, और जब खुला माहौल मिला हो, फिजा मिली हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, तो ज्यादा यू नो इट्स इजी फॉर यू टू एक्सप्रेस। तो सर बस हमने यही किया, हमने एक्सप्रेस किया, थोड़ी अपनी रिजर्वेशंस दी, उनको वेकअप कॉल दिए इंशाल्लाह, और उससे बड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा सर, क्या फर्क पड़ा है? कोई मतलब कि क्या आपके डेवलपमेंट फंड्स का कोई इशू था? बड़ी गपशप शुरू हो गई है, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं है, यू नो, तो एक स्टार्ट हो गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या कैबिनेट के हवाले से जो आपने शिकायत की, तो क्या आपने जब ऑब्वियसली हुकूमत बनने से पहले क्या कोई कमिटमेंट की थी PMLN ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके साथ कि कौन सा पोर्टफोलियो होगा या नहीं होगा? असल में उस टाइम हमने थोड़ा सा अपने को मोहतात रखा था, मतलब कमिटमेंट्स तो ही थी, हमने इतना जोर नहीं दिया मिनिस्ट्रीज के लिए, हमने जैसे बाकी पार्टीज ने किया, तो हमने थोड़ा इताअत किया कि एक नया सिस्टम है, मगर वो उसका मकसद ये नहीं था कि अभी कोई हमें बुला दे, तो हमने उनको थोड़ा याद दहानी करा दी है, तो उनको हमें भी जो है ना जितना बाकियों का शेयर है उसी हिसाब से हमें भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। नहीं सर, तो क्या जो अब हुकूमत की तरफ से क्या कोई आपको कमिटमेंट उन्होंने अब की है कि कोई पोर्टफोलियो वो अलॉट कर देंगे? हो जाएगा जी, हमारा भी एक स्टेट मिनिस्टर हो जाएगा इंशाल्लाह, नोटिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह पार्टी का। कितने बजट से पहले सर, बजट के पास होने से पहले हो जाएगा अभी अनकरीब, वो तो आसान है ना, बिकॉज सिस्टम में नोटिफाई होगा, वो तो हो जाएगी, तो हम भी मतलब एक फेडरल मिनिस्ट्री फुल है और एक स्टेट हो जाएगी। नहीं तो सर ये बताएं कि फिर क्या ये कोई इस तरह का मामला तो नहीं है कि आप लोगों ने कमिटमेंट की है कि आप लोग बजट के अप्रूवल के लिए वोट देंगे और उन्होंने आपसे इन एक्सचेंज ये कमिटमेंट की है कि वो आपको पोर्टफोलियो देंगे? ऐसे कोई बात नहीं, अगर ना भी दें तो हम बजट में उनके साथ हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, क्या डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर भी कोई शिकायत है? जो आपने जिक्र किया कि फैसले हो जाते हैं, हमें बताते नहीं है, तो क्या कोई डू यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक इन माइंड? ये डेवलपमेंट फंड देखें ना, उसको जरा डिफाइन आदमी करते हैं। डेवलपमेंट फंड ये होता है कि आपके हल्के के अंदर आप एयर मार्क करते हैं छोटी छोटी स्कीमें जो बड़े PSDP में नहीं होती, तो वो हर हमेशा PTI के दौर में भी डिमांड होती थी MNAs की, अभी भी है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है बजट में, थोड़ा तकलीफ है, और वो मैनेज कर लेंगे। बात हो गई है, मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी कि एवरी टाइम जब हम जाके शिकायत करते हैं बात वो सुनते हैं, बुलाते हैं, ये बड़ा फर्क है। मतलब ही एवरी टाइम इज अवेलेबल, टाइम लेने में 5 मिनट लग जाते हैं सर। कल की बात ऐसी है कि हमारे बगैर टाइम के उन्होंने हमें टाइम दे दिया, 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे हमारे साथ दे दिया। नहीं तो सर, क्या आपने कौन से इश्यूज उसमें थ्रैश आउट किए जो मुलाकात हुई? जनरली उनको यही किया कि जी देखें, जो बजट है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, PSDP है, उसको थोड़ा देख लें। वो थोड़ी शिकायत थी मेरे अपना हमारे MNAs की। तो सर आपकी भी वही उसी तरह की शिकायत थी जो SN इकबाल साहब से असलम भूतानी साहब ने शिकायत की कि वो PM साहब तो कह देते हैं मगर SN इकबाल साहब जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते? मैंने नहीं खुद शिकायत ये लगाई, उनकी भूतानी साहब की थी। मैंने तो जनरल एक बात की जो स्टांस था पार्टी को थोड़ा, वो मैंने तो वैसे उनको अलर्ट किया जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। ना लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे जो पंजाब के बाई इलेक्शंस हैं उन हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब का। वहाँ अभी भी सूरत हाल जो है वो जिसको हम कहते हैं स्टेबल बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो अगर 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब के इंतखाब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत जो है वो भी जारी है। उसका फैसला कहा जा रहा है कि कल आ जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब के बकौल अगर अदालत ने वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा करने का हुक्म दे दिया तो फिर एक और आइनी बहरान जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं। लाहौर में उन्होंने 4 कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद बिलाल साहब, ब्यूरो चीफ एंड डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो सर। जी बिलाल साहब, ये बताइएगा कि वेरी क्विकली आपके ख्याल में जो बाई इलेक्शंस हैं इस वक्त लग रहा है कि कोई एक बहुत ऑब्वियस विनर होगा जो मेजॉरिटी ले जाएगा, या आपके ख्याल में अभी कहना आसान नहीं है? जी आरफा, अभी इतना आसान तो नहीं है कि अभी से जज कर लिया जाए कि ये जो 20 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होना है
17 जुलाई को ये क्या गवर्नमेंट या उसके अलाइज जो हैं वो जीत पाएंगे या फिर पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी इन इलेक्शंस के अंदर। लेकिन ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त इनकी है, क्योंकि इन्हीं इलेक्शंस के बेस के ऊपर आगे पंजाब की पॉलिटिक्स को चलना है। खुद हमजा शहबाज का जैसे हमने पहले देखा कि उनका जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, और उनके जो लाहौर हाई कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल इसके ऊपर डिसीजन रिजर्व कर लिया जाएगा, हेयरिंग कंक्लूड हो जाएगी और उसके बाद कल या फिर किसी भी वक्त लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे देगी कि क्या हमजा शहबाज का जो अच्छा इलेक्शन। बिलाल साहब ये बताइएगा कि अगर जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शन दोबारा करवाएं, यानी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर से अपने नंबर्स प्रूव करें, तो क्या वो इस वक्त उनको फिर सिंपल मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ जितने लोग मौजूद होंगे उनमें उनको सबसे ज़्यादा नंबर लेने होंगे? आई मीन प्रोसीजर क्या होगा जब ये काउंट होगा अगली दफ़े? जी आरफा, देखें इसमें जो प्रोसीजर है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो अगर हम देखें उसका तरीक़ाकार तो यही है कि पहले उनको जो नंबर्स जिस तरह उन्होंने लास्ट अपने इलेक्शन में लिए थे उसी तरह पहले उनको मेजॉरिटी शो करनी है। लेकिन अगर तक उनको 50% वोट लेने पड़ेंगे पूरी पार्लियामेंट। जी, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो दोनों कैंडिडेट्स दोबारा में अगर इलेक्शन होता है उस सूरत में दोनों कैंडिडेट्स हमें परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ही नज़र आ रहे हैं, तो इसमें बज़ाहिर वो नंबर रिक्वायर्ड जो है वो दोनों में हासिल करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा फिर वो जो रन ऑफ इलेक्शन वाला सिलसिला है कि दोबारा वहाँ पर जो है वो उसके बाद दोबारा तमाम कैंडिडेट्स के हक में वोट पोल किए जाएंगे और जो उस अवेलेबल जो मेजॉरिटी होगी वहाँ हाउस के अंदर उसमें जो मैक्सिमम नंबर लेगा तो वो कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। हमजा शहबाज इस वक्त अगरचे समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन डे वन से जब से हमजा शहबाज की पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी उनके लिए स्मूथ सेलिंग नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि किसी न किसी तरीके से क्राइसिस जो है वो पंजाब में चलता आ रहा है। इस वक्त आपने देखा कि पंजाब असम्बली के इवन इजलास जो है वो दो जगह पे अलग-अलग, बट स्मूथ ना भी हो तो अब तो जो सुप्रीम कोर्ट की क्या फैसला आ गया है और ईसीपी ने उसको अपहोल्ड कर लिया, अब तो जो पार्टी की पोजीशन है वोटिंग तो उसी हिसाब से होगी। अगर कोई ऊपर नीचे हो भी गया तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, इसलिए खतरा तो कोई नहीं होना चाहिए हमजा साहब को। अभी भी नंबर्स के अंदर 3-4 ही सही, बट मेजॉरिटी तो उनके पास मौजूद है पीएमएलएन के पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा शहबाज नंबर गेम के हवाले से काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर दोबारा री इलेक्शन की तरफ चला कोर्ट ऑर्डर कर देती है और री इलेक्शन होता है तो फिर उनको एक डेंट ज़रूर पड़ेगा पॉलिटिकल, उनको दोबारा से ये तमाम फेज़ से दोबारा गुजरना पड़ेगा, ये मरला दोबारा होगा। ऑलरेडी वो पीपल्स पार्टी को भी साथ में लाकर बाकी जो उनके साथ दीगर लोग थे उनको साथ में लाने के बावजूद भी अब तक अपनी कैबिनेट फॉर्म नहीं कर सके। 8 रुकनी कैबिनेट ज़रूर बनी थी, लेकिन उनमें अगर किसी को पोर्टफोलियो दिया गया है फॉर्मली अभी तक तो वो सिर्फ मलिक अहमद खान का एक नोटिफिकेशन हुआ है, तो उनके लिए पहले ही काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। अगर ये दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो पंजाब में हम देख रहे हैं कि दोबारा क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा जो है वो फर्दर एग्रीवेट होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।